Morning, students. Today I will start the revision of the first chapter of civics. The Indian Constitution यानी भारतीय संविधान. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. बच्चों, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से आप अपनी बात शुरू करेंगे और आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुत ने खेला भी होगा. As the game suggests, this game that involves the players according to the rules of football touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है. फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता. अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद में छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा. और इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आज दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. Each of these rules help define the game and help us distinguish one game from another. और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं. लाइक दीज गेम्स, ए सोसाइटी also has constitutive rules that make it what is and differentiate it from other kinds of societies. उन्हीं में समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries the consensus is usually available in written form. वहाँ नियमों को
आम सहमति के जरिए तय किया जाता है और आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं या उसे संविधान कहा जाता है। We have looked at the Indian Constitution in classes 6 and 7 in our social and political life textbooks. कक्षा 7 और 6 या यूं कहें कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। हैव यू एवर wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ these issues and also look at the key feature of the Indian Constitution. इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be of different chapter in this book. इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों का विशेष जोर दिया गया है। Why does a country need a constitution? किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है या संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? Today most countries in the world have a constitution. आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of the country that we as citizens aspire to live on. संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा
और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। Put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issues। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, और देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहे, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझा समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना हैं। Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। A people
movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास थी और नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। द डेमोक्रेसी पीपल हैड टू write a new constitution to establish Nepal as a democracy. नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. उसमें वे आदर्श नहीं जो वे नेपाल के लिए चाहते थे, वे लड़ते रहे थे। As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, need to change all its constitutive rules in order to user in new society. जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, ठीक उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना जा सके। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। जैसा कि आप लोग ऊपर के चित्र में देख सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। The second important purpose of a constitution is to define the nature of country political system. संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था
कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। However, there is always the possibility that these leaders might measure their authority, and the Constitution usually provides safeguards। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस तरह की विकृतियों के बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। दिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोक्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे की चित्र कथा पट में देखा जा सकता है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। ही इज ए बुली। हिज classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश क्या करता है? सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, टुडेज आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। अनिल, आज मैं राव से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। बट व्हाट हैव आई डन? लेकिन मैंने किया क्या है? When Mrs. राव रिटर्न टू द क्लास, श्रीमती राव के लौटने पर मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and he would not listen to me. गई थी
परेशान कर रहा था उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitor 100 times. अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। थैंक यू।